औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैनेजमेंट या लीडरशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए इट हैज़ अ पिवटल पार्ट। लाइक आपका एक बहुत बड़ा एक कोई टास्क है, लाइक आपने कोई बहुत बड़े एक पत्थर को आपने मूव करना है, तो इट इज अ कंबाइंड गोल टुवर्ड्स द कॉमन डायरेक्शन टू अचीव योरसेल्फ एंड कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर सब मिलके एक ही डायरेक्शन में जोर लगाएंगे तो उसको मिलके आगे मूव कर सकते हैं। या आपने एक बहुत बड़ी आप बोट के अंदर हैं और सब लोग उस किश्ती को चला रहे हैं, तो सबका पैडल का डायरेक्शन एक होगा तो उसको एक सिमत में ले जाना आसान होगा। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन को देखें कि कुछ लोग तो जोर लगा रहे हो आगे के लिए और कुछ लोग जोर लगा रहे हो पीछे के लिए, तो यू कैन नॉट मूव एनीवेयर। कुछ लोग जो हैं वो सीधा पैडल कर रहे हैं, कुछ रिवर्स कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट मूव एनीवेयर। इवन इफ यू मूव एनीवेयर यू विल नॉट गो टू द डिजायर्ड गोल और ऑब्जेक्टिव्स। तो पहली चीज क्या है, एक कॉमन गोल है आपका, एक मिलकर उसको हमने मूव करना है और जिससे कि आपके पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो। अब अगर वो लोग उस पत्थर पे जोर ना लगाएं, एक दूसरे की तरफ जोर लगाना शुरू कर दें, तो क्या होगा, उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी और आपकी जो बहुत ज्यादा एनर्जी है वो बाहमी इख्तलाफात में ही जाया हो जाएगी और एक डायरेक्शन की तरफ हम लोग मूव नहीं कर सकते। तो एक अच्छी टीम जो है वो एक बाय एक्सीडेंट डेवलप नहीं होती। So our main goal as a leader is to develop a good team, as you are a good team. अगर एक टीम को आपने डेवलप करना है तो एक दिन में नहीं होगी, बाय एक्सीडेंट नहीं होगी। उसके लिए आपको मिलकर एफर्ट करना पड़ेगा टू डेवलप अ गुड टीम, जिसमें कि क्लैरिटी ऑफ गोल्स होगा, क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन होगा, क्लैरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होगा, फिर ही आप उसको आगे मूव कर सकते हैं। तो अगर कोई समझता है कि टीम्स जो हैं वो बाय एक्सीडेंट डेवलप हो जाती हैं और उसमें आपका रोल जो है वो पिवटल है। When a manager or a leader builds a trust, then only the team can be formed. When there is no trust, there is no team. और ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? ट्रस्ट डेवलप होता है ओपननेस से। There is an old fashion of management कि जो मैंने कहा वही ठीक है, बस कह दिया तो बात खत्म होगी, बस कर क्या होने कि एक रोल आपका ऑर्डर करने वाले का होता है, एक रोल जो है वो डूअर का होता है। बट दिस इज नॉट वर्किंग एनीमोर। The current thing that will work for the team and for yourself is the participative approach of decision making. Whenever there is a situation, whenever there is a challenge, whenever there is some kind of a सिचुएशन, तो आपको टीम को लूप में लेके ओपननेस के साथ एक डिस्कशन करना है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन और रीडिफाइन करना है। ये पार्टिसिपेटिव अप्रोच ही आपको आगे लेकर जा सकती है और यही ट्रस्ट बिल्ड कर सकती है। जब आपका लीडर बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होगा, जैसे कि आप अपने रोल के अंदर अगर होंगे, आप समझेंगे कि ये आपके कोई वो एक पर्सनल एम्प्लॉइज हैं and I can just direct them to do anything, so that is not working anymore. Then what will happen? The people start hiding things from you. When they are not open, they are not discussing, they hide things और उसका direct reflection उनकी performance के ऊपर आएगा। तो first thing as a leader we need to do is to build trust, और trust जो है वो earn करना पड़ता है। भले ही आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में है, आपके दोस्तों में है, आपकी टीम के साथ है, आपकी कंपनी में है, आपके रिलेटिव्स में है, wherever your role is, the trust is something you have to earn. earn करने के लिए क्या किया? Set goals and monitor goals. Stay focused. Role model, lead by example. Share weaknesses and mistakes openly.
If you are shying and not sharing, देखिए मैनेजमेंट भी एक मिस्टेक कर सकती है, they are all humans. You can make mistake like your team make mistake. So if you are not accepting a mistake, then the people will shy to share their mistakes. When we share our mistakes and we take corrective actions, तो टीम भी आपके साथ openness से चलती है. Then they share their mistakes. When we share mistakes, और सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी मीटिंग करें तो टीम का और अपना भी एक शॉर्ट एनालिसिस करें कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं एज ए लीडर, आपकी वीकनेसेस या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आपके लिए थ्रेट्स क्या हैं. SWOT is such a beautiful analysis you can apply anywhere. You can apply on your product, you can apply on your team, you can apply on yourself. लेकिन जब आप खुद से स्टार्ट करेंगे तो टीम के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा. They will realize कि yes, if we are dealing with the humans, we are not dealing with the objects and we are not dealing with the static things. The humans, they have emotions, humans, they have challenges, and if they are open to share with you, वही टीम को आगे लेके जा सकता है. Why teams perform poorly? Because they waste time and energy on non-productive tasks and gossip and politics. देखिए वो मैं पहले भी लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दी थी कि देयर वाज अ कंपनी इन यूएस, दे वर हैविंग लो सेल्स. तो उन्होंने कहा जी हम एक मैनेजमेंट कंपनी हायर करते हैं, देन वी गॉट टू नो कि भी हमारा इशू क्या है. तो उसने आगे पूरा महीना देखा और कहा कि आपका प्रॉब्लम सेल्स है. उन्होंने कहा सेल्स तो क्या है, उन्होंने कहा आपके लोग तो काम पे नहीं जाते, जब लोग आपके काम पे जाएंगे तो फिर आपकी सेल्स ठीक होंगी और मैनेजमेंट और सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो दे हायर्ड अ न्यू मैनेजर. तो उसने कहा जी कल मेरी 9 बजे सुबह मीटिंग है. एवरीबॉडी केम टू द मीटिंग लिटिल लेट. कोई आ रहा है 9 बजे, कोई 9:30, कोई 10 बजे आ रहा है और उनकी कोई ओरिएंटेशन नहीं. तो ही कॉल्ड एवरीबॉडी, चाहिए आपका आज का प्लान क्या है. तो वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, हमारा क्या तो प्लान क्या है, इनको क्या बताएं. और जी आप बस आज का प्लान बताएं और काम पे निकले, मीटिंग खत्म. और कल मीटिंग सुबह 8 बजे होगी. तो सारे काम पे चले गए. एंड दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल, इट्स नॉट अ हाइपोथेटिकल स्टोरी. दिस वाज हैपनिंग विद द बिगेस्ट कंप्यूटर कंपनी इन द यूएस. तो अगले दिन आए, उन्होंने कहा हाँ जी. जब आए तो ऑफिस में कोई चेयर नहीं थी पड़ी हुई, सिर्फ टेबल्स पड़ी हुई. चलें जी बताएं आज का प्लान क्या, कल की रिपोर्ट दे दें, आज का प्लान दे दें. और 5 मिनट के बाद मीटिंग खत्म. तो उन्होंने देखा कि उनके 25 लोग थे उस स्टेशन पे. तो फर्स्ट मंथ में तकरीबन 15 लोग छोड़ गए. लेकिन आफ्टर 6 months द कंपनी ऑब्जर्व 300% इंक्रीज इन देयर सेल्स. तो असल में जो बहुत ज्यादा टाइम जो वेस्ट होता है इन नॉन प्रायोरिटाइज्ड वर्क में, कि आपका जो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कस्टमर के साथ है, हमारे केस में डॉक्टर के साथ है, दैट इज योर रियल परफॉर्मेंस टाइम. बाकी सब का सब आपका प्रेपरेशन टाइम है. तो समटाइम द मैनेजर्स और द लीडर्स दे एज्यूम एंड दे फोकस मोर ऑन नॉन प्रायोरिटाइज्ड वर्क. तो आपका सबसे प्रोडक्टिव टास्क क्या है, अगर उस पे आपका वक्त ज्यादा लग रहा है तो आप भी प्रोडक्टिव होंगे, आपकी टीम भी प्रोडक्टिव होगी. और अगर आपका सबसे ज्यादा वक्त जो है नॉन सेलिंग वर्क पे लग रहा है या नॉन प्रायोरिटाइज वर्क पे लग रहा है, तो व्हाट विल हैपन, दैट योर टीम विल पैरिश. क्योंकि टीम देखें लीड होती है बाय एग्जांपल्स. जब भी आपके टाइटल के साथ सेल्स या मार्केटिंग का लफ्ज लगा है तो आपको कहाँ होना चाहिए, आपको मार्केट में होना चाहिए. आप ये देखें कि अगर आप समझें कि एक बास्केटबॉल का कोच है और वो ऑफिस में बैठ के आपको फोन करता है, मैसेज करता है और टेक्स्ट करता है और आपको टिप्स देता है कि इस तरह खेलो, इस तरह करो, इस तरह करो, तो वो टीम कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएगी अनलेस कि वो आपको कोर्ट में आगे बताए कि आपको कैसे खेलना है, कैसे परफॉर्म करना है. तो अगर हम समराइज करें तो एक मैनेजर या लीडर का रोल जो है वो एक कोच का है. जस्ट लाइक अ कोच ऑफ एनी टीम, जिसको पता है
इवन आप देखें कि जो टॉप परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड हैं, दे स्टिल हैव कोच. यानी सचिन तेंदुलकर को बैटिंग कौन सिखाएगा, बट ही स्टिल हैज अ बैटिंग कोच. बाबर आजम को बैटिंग कौन सिखाएगा, बट दे स्टिल हैव अ बैटिंग कोच. इसी तरह माइकल जॉर्डन को कौन सिखाएगा बास्केटबॉल खेलना, बट ही स्टिल हैव, दे आर वेरी हाईली पेड कोचेस, बिकॉज the coach is telling you what are you are doing good and what you are doing not good. किस चीज को आपने बढ़ाना है, किस चीज को आपने कम करना है. तो हमारा रोल जो है एज ए मेंटोर है, एज ए कंसल्टेंट है, एज ए कोच है, एज ए ट्रेनर है. अगर इस रोल को हम प्रॉपर डिफाइन नहीं करते हैं, एक अच्छी टीम डेवलप करने में हम कामयाब नहीं होते. और टीम को बिल्ड करने में सबसे बड़ा रोल आपका ट्रस्ट बिल्डिंग है. और ट्रस्ट बिल्डिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग, आपकी कोचिंग, आपकी मेंटोरिंग और एनालाइजिंग कि आपके किस टीम मेंबर को किस किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत है. और ये तभी पता चल सकता है जब आप उनके साथ जाकर काम करेंगे. Individual egos can hinder teamwork. Sometimes ये होता है due to our position power, we think that we cannot make mistakes, and even we make mistakes, we don't accept our mistakes. और जब हम accept नहीं करते, egoistic रहते हैं, तो then टीम का जो ट्रस्ट है वो शेक होता है and it goes low. You have to admit, देखें हर बंदा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता. जैसे एक नया प्रोडक्ट है, अभी आपने नहीं पढ़ा, तो जब आप पढ़ लेंगे तो आप ट्रेन हो जाएंगे. लेकिन आप जिसको एक्सेप्ट तो करें, ये मैंने नहीं पढ़ा है, बट यू प्रिटेंड दैट आई हैव रेड इट एंड आई नो इट ऑलरेडी. और ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो एक सिंड्रोम मैं जिसे कहूँगा वो ये है कि हम ये समझते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, whereas nobody in this world could claim कि उसको सब कुछ आता है. Wherever you are, maybe you are relatively good in some things and you are not good at certain things. So I know it already syndrome. हमें सब पता है, कोई चीज़ नई नहीं है, इसमें कौन सी नई बात है. तो इस चीज़ से निकल के जब आप एक लर्निंग मोड में आते हैं and you are open with ideas and you go in every meeting with openness of your mind, you are not preconceived with certain decisions and you remain flexible. असल आपकी मकसदियत जो है वो कंफर्म होनी चाहिए कि ये हमारा गोल है, यहाँ तक हमने पहुँचना है, ये हमारी वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को हमने इंटैक्ट रखना है. उस दौरान में या उस डायरेक्शन में कोई भी शख्स आपको एक बेहतर तजवीज़ देता है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए और उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहिए. The leader who admits their mistakes is always appreciated by a team, and it's very helpful in building the trust. If people trust each other, they are engaged in contribution of their ideas, contribution of their efforts, and they think they are part of the system and they are part of the team. And even in their role as a junior or as a member of the team, they can contribute well. और देखें एक मीटिंग हो रही है, उसमें आपका इख्तिलाफ़ राय से फैसला हो गया, आपने एक ओपिनियन दिया, लेकिन उस ओपिनियन की रीजनेबिलिटी इतनी नहीं थी कि वो फैसला हुआ. तो once the decision is made in your team, not this team, even the team at your own stations, फिर उस डिसीजन को आप ऑन करें, despite you personally disagree with that. जब तक आप उस डिसीजन को ऑन करके आगे नहीं जाएंगे, आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते. जब मीटिंग चल रही है, आपका ओपिनियन आ गया, सबका ओपिनियन आ गया, लेकिन in the line of organizational objectives, in the line of the management objectives, एक फैसला ऐसा हुआ जो कि बिल्कुल आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं था. But as a team leader, you have to own that decision and to work with full heart and mind to deliver. And all of your meetings should be solution oriented. एक बहुत बड़ा इशू हम ये देखते हैं कि whenever we have any brainstorming session,
तो brainstorming session का 90% the feedback is coming problem orientation. But your job is to give the problem and its solution orientation. तो एक टीम के साथ जब आप मीटिंग कर रहे हैं या यहाँ मीटिंग कर रहे हैं या कहीं भी आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आपका इनपुट सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम बेस्ड होना चाहिए. Most reasonable people don't insist on their opinion always prevailing, satisfied their inputs have been considered and acknowledged. But maybe it's not the brain that works, it's the brains that work. कि आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, एक डिसीजन हुआ, उसको आपको ऑन करना है. एक चीज और है कि जो आपको टीम बिल्डिंग में बहुत हेल्प करती है, दैट इज द पीयर अकाउंटेबिलिटी. यानी आपके साथी जो काम कर रहे हैं, टीम के मेंबर काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ही नहीं. और ये पहले हम बहुत एक प्रैक्टिस करते रहे हैं कि जब हम एक यूनिट वाइज डिस्कस करते थे तो आपके साथी आपको बताते थे कि भाई आप इस प्रोडक्ट को इस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट पे आप ये तवज्जो दो तो आपकी प्रोडक्ट बेहतर हो सकती है. तो आप देखेंगे आपकी टीम के अंदर ऐसे लोग हैं जो सर्टन प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत हाईएस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, बाद में बहुत लोएस्ट परफॉर्म कर रहे हैं. तो यू कैन गाइड देम दैट हाउ दे कैन इम्प्रूव. अगर एक बंदा है जो कि पेशावर में काम कर रहा है, वजीराबाद में काम कर रहा है, वो सर्टन प्रोडक्ट्स में बहुत हाई वॉल्यूम दे रहा है, how he can guide to the people who are not performing in that product in other areas like Lahore or Karachi or elsewhere. So peer accountability is one of a very important factor in building your teams. Peer accountability ये बात हो रही है कि आपके साथी हैं, वो आपको रिपोर्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. इसी तरह जो टीम आपकी है, उस टीम के अंदर भी एक बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा उससे कम कर रहा है, तो वो उसको बता सकता है कि आप ये स्टेप्स लो, आप ये अपनी प्रिपरेशन करो, इससे आप भी बेहतर हो सकते हैं. पीयर अकाउंटेबिलिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टीम मैनेजमेंट. Helping team members achieve their goals and this helps to improve the team without any hiccups along the way. देखिए, एक बंदा है वो हार्ड वर्किंग है, एक बंदा है वो लाइकेबल है, एक बंदा है वो वेरी गुड एट प्रेजेंटेशंस है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है. तो असल चीज एट द एंड ऑफ द what is counting that he is productive or not. तो किसी भी टीम की जो रेटिंग है, किसी भी मैनेजर या लीडर की रेटिंग है, उसके आउटकम से ही होती है. यानी एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट योर फोकस always should remain or you are evaluated on your outcomes, on your performance, on the figures. दो फैक्टर और बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको बहुत इफेक्टिव लीडर, बहुत इफेक्टिव मैनेजर बना सकते हैं. इस पे पहले भी हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं. दैट इज one-on-one मीटिंग एंड योर वीकली मीटिंग्स. one-on-one मीटिंग जिसमें कि आप पूरा उसका एक परफॉर्मेंस एवेल्युएशन लेके उसके साथ बात करते हैं. जब आप बात करते हैं तो उस बात का कंटेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज हिज परफॉर्मेंस एंड हिज फिगर्स and let him know that where you stand. जो उसका सेकंड पार्ट ये है, what is the way forward. एग्जैक्टली बंदे को पता हो कि मेरी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन क्राइटेरिया ये है, मेरा प्रोडक्ट का नॉलेज क्या है, मेरा स्किल का लेवल क्या है, जो मेरी सेल्स लीड हैं जिनको मैं लेके एक कस्टमर या हमारे केस में डॉक्टर के चैम्बर में जा रहा हूँ, उसका मेरा इल्म क्या है. जैसे किसी भी प्रोडक्ट का मोड ऑफ एक्शन पूछ सकते हैं, 5 पॉइंट पूछ सकते हैं कि आप बताइए मुझे ये 5 पॉइंट आपके प्रोडक्ट रेलिवेंट क्या हैं जो आप जाके डिलीवर करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर. उस प्रेजेंटेशन के अंदर आपका प्रोबिंग क्वेश्चंस क्या हैं ये आप पूछ सकते हैं. फिर आपके क्लोजिंग क्वेश्चंस क्या हैं. आपने जब गए हैं किसी कस्टमर को या हमारे केस में डॉक्टर को विजिट करने के लिए, तो आपने जाने से पहले क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, आपने मार्केट पोजीशन क्या ली,
आपने ये पहले कुछ काम किया उसके ऊपर, तैयारी की, प्रोस्पेक्टिंग किया आपने प्रेपरेशन की, लिटरेचर आपको आता है, मुझे आप प्रेजेंट करके दिखाएं। जब आप ये सवालात करेंगे और जब आपने कॉल ख़त्म की तो आपने क्या चीज़ें नोट की, क्या नोट्स लिए, वो जरा मुझे दिखाइए। अब ये चीज़ अगर आप अपने हर टीम मेंबर का रेगुलर करते हैं, जस्ट वंस इन अ वीक अगर आप कर लेते हैं, विच इज़ नॉट अ बिग टास्क, आई टेल यू कि जो आपके लो परफॉर्मर्स हैं वो रह ही नहीं सकते। वन ऑन वन मीटिंग्स एंड वीकली मीटिंग्स, इफ ऑल ऑफ यू इंश्योर दीज टू थिंग्स, जिसमें कि वन ऑन वन मीटिंग में उस इंडिविजुअल पे आपका फोकस रहेगा और टीम के ऊपर यू स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट, यू एंड विद दी एप्रिसिएशन और द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये दो काम जो हैं ये कभी नहीं हो सकता है कि आपका कोई टीम का मेंबर जो है वो लो परफॉर्मिंग में रह जाए। फिर देखेंगे आपके जो अच्छे परफॉर्मर हैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करें ताकि उनको हम रिटेन करें। आपके जो लो परफॉर्मर हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी मैं करने लगा हूँ। ये पहली बात कि जो आपका हाई परफॉर्मर है उसको अप्रिशिएट करें। आप देखेंगे इन मैनी सर्वेज दिस इज फाउंड कि लोगों को जब 4 पैरामीटर दिए गए, नो डाउट द मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन किसी भी बंदे ने अपने फीडबैक में मनी को नंबर 1 नहीं लिखा। Everybody wrote the first thing is the acknowledgement, appreciation, acknowledgement, appreciation। तो पता चला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे वो लोग जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो क्रॉनिक बैड परफॉर्मर्स, क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, they are like that with your team. Even they are very good at compliance, they are very good at certain things, but you have to get rid of your chronic bad performers to build a good team. अगर ये hard decisions आप नहीं लेते तो आप as a team, as a company आगे नहीं बढ़ सकते। And third most important thing is your recruitment. If you hire people who have no good track record, who have no good knowledge base, no good skill, no good personality, nothing good about them, you are bound to fail. Recruitment is one of the most important thing in your success. देखिए, एक मैनेजर, एक लीडर हर वक्त हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, ये आप अंडरस्टैंड करें। तो आपकी सक्सेस किस पे डिपेंड करे? आपकी टीम। तो अगर आपकी टीम अच्छी होगी तो आपका काम कितना आसान होगा। अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप तो हर जगह परफॉर्म नहीं कर सकते, यू हैव अ ह्यूमन लिमिटेशंस। तो 4 चीजें हमने देखी। पहली बात ये कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको क्लैप करें, उनको प्रमोट करें कंपनी में, उनको उनका करियर पैथ पे दें, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं, खुद भी और मैनेजमेंट से भी कोऑर्डिनेशन। एंड सेकंड थिंग इज योर क्रॉनिक बैड परफॉर्मर्स, गेट रिड ऑफ देम। एंड थर्ड थिंग इज दैट you need to hire good people. You need to hire good people in order to build a good team. And the fourth thing is one-on-one and your weekly meetings. This is the essence of your performance. आपकी जो ह्यूमिलिटी है आपकी, अगर कोई शख्स यहाँ खड़ा है और कोई शख्स यहाँ बैठा है, या अभी एक बंदा आएगा वो हमें चाय या पानी सर्व करेगा, we are not superior to that person. This thing has to be understood very clear, and this is a management perspective. Although we have the same perspective as a Muslims, but I tell you, आप ये समझें कि he is not an inferior human being and you are not a superior human. We all are equal, and even in the management language we are equal. We have got some responsibilities to deliver at this level, and he has some responsibilities to deliver at that level. तो अगर ये इंसाफ का मयार हम कायम नहीं रखेंगे और अपनी पोजीशन पावर से लोगों को हम ह्यूमिलिएट करेंगे, तो आजिज़ी जो है वो एक बहुत बड़ा खासा है एक मैनेजर का, एक मैनेजमेंट का, कि वो अपनी पोजीशन पावर को गलत तरीके से ना यूज़ करे
और लोगों को unfairly humiliate ना करे. But he has, and the second extreme is that you are very lenient, that you have no control over your team. There are two different extremes. कि एक तो ये है कि आप बहुत स्टबन हैं, आप बहुत हायरार्की पे बहुत बिलीव करते हैं और आप समझते हैं आपका ओपिनियन फाइनल है, उस पर कोई डिबेट नहीं हो सकती. दूसरी चीज़ ये है कि आप बिल्कुल ही किसी चीज़ के लिए किसी को काउंटेबल ही नहीं ठहराते. तो यू हैव टू हैव डाइकोटमी ऑफ लीडरशिप एंड यू नो एंड एक्सट्रीम ओनरशिप. एक्सट्रीम ओनरशिप में मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन व्हाट इज द डाइकोटमी ऑफ लीडरशिप इज दैट you have to have a balanced approach. The things which you have to make people accountable, you have to do it 100%. And continuous and chronic bad performers, you have to get rid of them. This is a management decision. There's nothing wrong at a personal level. वो तो आपको बिल्कुल ही उसकी इज्जत करना है, इज्जत से निकालना है. ये आप समझ कि इज्जत से ही उसको आपने निकालना है कि जो बंदा लॉन्ग टाइम के ऊपर उसका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आ रहा या प्रोग्रेसिव नहीं आ रहा, तो वो आपके लिए एक ऐसा बंदा है जो गलत सिमत में चप्पू चला रहा है. उससे आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे. आप एक तरफ मूव कर रहे हैं टास्क को या पत्थर को और वो दूसरी तरफ से जोर लगा रहा है, तो पता चला कि ना आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा ना ऑर्गेनाइजेशन का अचीव होगा. तो व्हाट इज द डाइकोटमी ऑफ द लीडरशिप इज, आई जस्ट टोल्ड यू ऑलरेडी. और एक एक्सट्रीम लीडरशिप पे हम अलग से पूरा एक वीडियो कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको मैं टच करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एज अ पर्सन आई एम रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग गोज रॉन्ग एट एनी लेवल. एनीथिंग गोज रॉन्ग एट एनी लेवल. एक बंदा सही कॉल नहीं कर रहा, एक मैनेजर सही काम नहीं कर रहा, एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा गलत है, ऑफिस का निज़ाम गलत है, कोई हमारा फैक्ट्री में कोई फॉल्टी प्रोडक्ट है, एनीथिंग गोज रॉन्ग. जब ट्रेनिंग नहीं दी तो उसका नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है तो उसका स्किल नहीं है. इन दोनों चीज़ों के बावजूद ही इज कंटिन्यूइंग इन द कंपनी, देन हु इज एट फॉल्ट? नॉट ही, इट्स योरसेल्फ. तो इफ एज अ मैनेजर इज द सिंपलेस्ट थिंग टू ब्लेम अदर्स. ब्लेम गेम तो दुनिया में सबसे आसान है, लेकिन हैविंग द एक्सट्रीम ओनरशिप, उसमें एक बुक है एक्सट्रीम ओनरशिप, आप कभी उसको पढ़े, इस पर हमने थोड़ा बात पहले की हुई है कि अमेरिकन नेवी में सील्स आर द हाईएस्ट पीपल जिनका क्राइटेरिया सिलेक्शन का बहुत हाई है, बहुत टफ है, और वो चीज़ें जो हैं उनको उनका यानी टॉप मोस्ट पीपल इन अमेरिकन आर्मी है दोज पीपल. तो उस एक फौजी था, उसने एक बुक लिखी एक्सट्रीम ओनरशिप, और उसमें उसने कहा कि इस तरह हम लोग एक महाज पे थे, तो एक फ्रेंडली फायर हो गया, उससे हमारे अपने लोग ही मर गए. तो पता चला कि मैंने उसका यहाँ पे बहुत परेशान हो गए कि क्या होगा. तो देन हाई कमांड एवरीबॉडी केम देयर. तो उसने कहा कि टू माय सरप्राइज, जब सबसे पूछा गया कि भाई इसका कौन जिम्मेदार है, तो एक बंदा जो हमारा चीफ था जो वहाँ था भी नहीं, उसने कहा आई एम रिस्पॉन्सिबल. जब उससे अगले बंदे से पूछा, उसने कहा मैं रिस्पॉन्सिबल. तो ऑल द पीपल who are present there or not present there, they took the responsibility, and this is what he called is the extreme ownership. So your dichotomy of your leadership is a balanced approach. Balanced approach that आप ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ही आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है टीम के ऊपर, वो आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, डिसिप्लिन ही नहीं है मीटिंग के अंदर, बात हो रही है तो वो अपने गेम से खेल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं. और एक चीज़ ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा सख्ती करते हैं और बदतमीज़ी तक उतर आते हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि एक ह्यूमनली हमें नहीं करना चाहिए. तो these two concepts, that dichotomy of leadership and extreme ownership. Still, for the bad performers, ultimately I'm responsible. Similarly, for your team and the people come under your domain, you are responsible. जब तक आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेंगे, तब तक ये आगे नहीं आप बढ़ सकते. तो सबसे आसान काम क्या है कि आपने लोगों को ब्लेम करना है. एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, पता चला उसकी ट्रेनिंग नहीं है. एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, पता चला उसकी कमिटमेंट नहीं है. एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, पता चला उसका नॉलेज नहीं है. तो इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑर्गेनाइजेशन तो हम खुद ही हैं. If you're not doing that, then how come he be trained?
तो उसको अगर ट्रेनिंग नहीं है तो हमें ट्रेन करना चाहिए, उसकी कॉल अच्छी नहीं है तो कॉल अच्छी के लिए फिर ट्रेनिंग करना चाहिए। अगर वो काम पे नहीं जा रहा, पता चला आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी ट्रैकिंग नहीं है, एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा फिर भी आप उसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, इट मींस योर मैनेजमेंट डिसीजन नहीं है। तो these all things you have to take into consideration while developing a good team. तो अभी समराइज हम करते हैं, identify priorities, best use of available resources, और आपका सबसे बड़ा रिसोर्स आपका टाइम, आपका सबसे बड़ा रिसोर्स आपका टाइम, आपका सबसे बड़ा टूल आपकी सेलिंग स्टोरी है, आपका सबसे बड़ा टूल आपका नॉलेज है। अगर इंस्टेंटली बैठ के आप हर प्रोडक्ट का फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट, क्वेश्चन, स्टेटमेंट लिख सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं या बोल सकते हैं, तो मीन्स यू आर वेल इक्विप्ड। रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज योर सपोर्ट, रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज योर सपोर्ट। आपका जो भी फ्रंट लाइनर है, अगर वो इन चीज़ों से इक्विप्ड है तो आप समझ लें कि आप एक कामयाब टीम को लीड कर रहे हैं। तो अगर आप उससे पूछें और वो इधर दाएं और बाएं देखना या ऊपर देखना शुरू कर दे, तो पता चला कि टीम को अभी बहुत ज़रूरत है और उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। क्लियर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड योर फीडबैक, your product feedback, your people feedback is very important. Not only the number of calls, but the number of effective calls, the number of production, the number of results the calls are producing is more important than the number of calls. Quality. Your success is the success of your team, and your team's success is your success. The success, ये बहुत पहले हमने एक स्लोगन दिया था एक कॉन्फ्रेंस में, your growth is your company growth and your company growth is your growth. Mentoring and training and coaching, discipline is the key, lead by example. Effective meetings, one-on-one and weekly meetings, and foster मोटिवेशन, स्किल और मोटिवेशन। देखें कि एक बंदा है कि वो अगर उसने प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बजा सकता, वो खेल भी नहीं सकता। तो जब तक उसने प्रैक्टिस नहीं किया, अगर आप उसको प्रैक्टिस कराएंगे डिफिकल्ट सिचुएशंस में, डिफिकल्ट कस्टमर के साथ सिचुएशन डिटेलिंग करेंगे, तो फिर उसको पता चलेगा हाउ ही कैन, जिसको हम कह सकते हैं कि TRM, टास्क रेलेवेंट मैच्योरिटी, कि आपने उसको एक टास्क दिया है तो पता चला उसको इसका कुछ पता ही नहीं है, इज जस्ट ऑन द D1 लेवल, तो वहाँ आप उसको ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। D2 पे, 3 पे है, 4 पे आपको सिर्फ बताना है कि भाई इस तरह करो, इस तरह ना करो। तो ट्रेनिंग ऑफ द टीम इज अ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर ऑफ द टीम। इफ इज नॉट ट्रेनिंग देम इनफ, फॉर ट्रेनिंग जो है वो ऑफिस में बैठ के नहीं हो सकती। मैं बताऊँ, सेल्स टीम की ट्रेनिंग ऑफिस में बैठ के नहीं हो सकती, किसी भी स्पोर्ट्स की टीम की ट्रेनिंग ऑफिस में बैठ के नहीं हो सकती। जब आप उनके साथ जाके एक कॉल में सक्सेस क्रिएट करते हैं, देन दे लर्न, ओह यस दिस इज द वे, दिस इज द वे इफ आई परफॉर्म। क्योंकि आप अगर अपनी इस पोजीशंस पे बैठे हैं तो एक दिन आप एक बहुत कामयाब रिप्रेजेंटेटिव थे, सो यू नो द वे। अभी एक और बड़ा फैक्टर आता है, बंदा कहता है तू छोड़ यार मैं करके आता हूँ, गया शाम को ये 4 कॉलें कर ली, 10 कॉलें कर ली, यहाँ से ऑर्डर पकड़े, वहां से देखा मैंने करके दी। नाउ दिस इज नॉट योर जॉब, दिस इज नॉट योर जॉब, यू आर नॉट इनटू सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग नाउ। Your job is only to evaluate, educate, train, motivate your team, develop your team, get out of the selling mode. You are not a direct seller anymore. You are not a direct performer if you're not in a selling field and still you are a manager or leader. You are not there to perform yourself. अगर वो आप अपना वक्त वहां लगा रहे हैं तो टीम को कौन ट्रेन करेगा, टीम को कौन मेंटोर करेगा, टीम की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को कौन आइडेंटिफाई करेगा और उनकी टेलर मेड ट्रेनिंग कौन करेगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप टॉप रिप्रेजेंटेटिव थे तो अभी आपने उसको टॉप रिप्रेजेंटेटिव बनाना।
आप जब टॉप मैनेजर बन गए हैं तो फिर आपको टॉप मैनेजर बनाना है, टॉप लीडर बनाना है, ये आपका सफर है। तो जब इसको पिछली चीज को हम छोड़ते नहीं तो अगली चीज को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। जब आपका सोल पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस इज वन, that how my team can perform well, how I can train them well, how I can coach them well, how can I motivate them well, how I can make them grow, how can I make them perform better. This is the only way that you can, your role is as a sports coach, push to achieve more every day. ये कोच ही होता है ना कि भाई आज आपने इतना वेट उठाया है, कल इससे ऊपर करना है, आज इतने रेप्स किए, कल इससे ज्यादा करने हैं। तो एक वक्त आएगा कि वो फिर वो compete करता है, वो नेशनल लेवल पे compete करता है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे compete करता है, क्योंकि ट्रेनर उसको हर रोज एक नया टास्क दे रहा है, उसको एक नए लेवल पे लेके जा रहा है। एंड डिस्कवर व्हाट एग्जैक्टली इज नीडेड, जिसके लिए one-on-one मीटिंग, कंसल्टेशन, देन ट्रेनिंग एंड कोचिंग। What kind of your team support your team needs? Provide them according to their needs. Role playing session very important. खास तौर पे हमारे सेल्स के प्रोफेशन में जब तक आप रोल प्लेइंग सेशन की प्रैक्टिस नहीं करते, चैम्बर में जाके बच्चा वैसे परफॉर्म नहीं कर सकता। आपको जितना फ्रीक्वेंटली आप वीकली मीटिंग्स के अंदर अगर एक बंदा नया है उसको डेली आप करें, then he can perform in the role playing sessions. डेली ऑन वीकली बेसिस। होता ये है कि दो चीज़ें इंसान को कंट्रोल करती हैं, एक उसका फियर ऑफ लॉस और एक डिजायर टू गेन। फियर ऑफ लॉस क्या होता है कि यार ये टारगेट कैसे होगा, दिन इतने रह गए हैं और यहाँ भागो वहाँ भागो। और डिजायर टू गेन क्या है कि आप चाहते हैं कि टीम को ट्रेन करें। तो there is a book called The Power of Now. Power of Now is कि आज अभी हम बैठे हैं तो इस वक्त में हमारा सबसे अहम काम क्या है as of today। तो अभी अगर अजान होती है और वक्त है नमाज का, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? तो सारे काम भी छोड़ने हैं, हर चीज को पीछे छोड़ के उस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आपको नमाज पढ़नी। तो इसी तरह से पावर ऑफ नाउ को जब आप फील करेंगे कि योर एवरी डेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू ट्रेन योर टीम, तो योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एवरी डे इज, देखें, सिस्टम, प्रोसेस, रिजल्ट्स। जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे, कोई इस फैक्ट से डिफाइन कर सकता है कि नंबर ऑफ सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव कॉल्स लीड टू ए सक्सेसफुल सेल्स टीम, यस और नो? तो पता चला कि यही हमें अचीव करना है। और अगर हम सिर्फ ये कहेंगे यार मुझे फिगर को कैसे टच करना है, तो देन आई विल फॉरगेट माय दिस टास्क। तो थोड़ी देर के लिए आपको फियर ऑफ लॉस को पीछे रखना है और डिजायर टू गेन को आगे करना है और फोकस करना है एवरी डे ऑन डेवलपमेंट ऑफ योर टीम। If you are able to develop your team, you don't have to work a single day because you are every day working to develop your team. A good team is a good success. A bad team is a bad result. Focus on present, conquer your fear, and now gets priority. Now, what is my most important use of my time right now? दिन में हर वक्त अपने आप से ये सवाल करें। देखिए, अगर आपका 9 बजे का कांटेक्ट पॉइंट है और आप बिस्तर में सो रहे हैं, तो यू आस्क योर सेल्फ व्हाट इज माई यूज ऑफ टाइम, तो आपको जवाब मिलेगा फौरन। एंड एवरीबडी नोज द आंसर्स। ये कोई नई चीज नहीं है, क्या सही क्या गलत है, टाइम पे काम पे पहुंचना, अच्छी कॉल करना, लोगों को ट्रेन करना, नॉलेज स्केल को आगे बढ़ाना, सबको लेकर चलना, मोटिवेट रखना, एवरीबडी नोज। बट ये सारी चीजें होती हैं कि जस्ट यहाँ हम खड़े होके एक रिमाइंडर कॉल करते हैं। जैसे वो तबलीगी जमात वाले, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दीस पीपल कि वो अपना उनका देखें एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ मैसेज है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेपिटेशन है। और अब आप देखते हैं कि कभी भी आप फजर के बाद या इशा के बाद जब बैठते हैं तो वो ऐलान करते हैं भी आप रुक जाओ। लोग रुकते हैं, सारे नहीं रुकते, 20-25 लोग रुकते हैं, लेकिन उनमें से 3 लोग नाम लिखा के उठते हैं।
4 लोग 5 लोग नाम लिखा गए, क्या है द पावर ऑफ द मैसेज एंड कंसिस्टेंसी एंड योर रेलेवेंस एंड द इम्पोर्टेंस एंड देयर कन्विक्शन ऑन देयर मैसेज। जैसे मैंने गोल्ड माइन की एग्जांपल दी थी कि आपको अपना प्रोडक्ट पे कितना कन्विक्शन है। एक बंदा जा रहा है रास्ते में, तो उसकी गाड़ी खराब हुई, उसने देखा एक जगह पे थोड़ा सा, उसने देखा कि ये क्या है, गोल्ड सी चीज नजर आई, उसने डिग किया तो वहां से उसको सोने की ईंटें मिल गई। उसने और किया और किया और क्या, निकालता कि उसकी गाड़ी भर ली उसने, आपने सारा उसको उठा लिया, अब और भी बहुत ज्यादा, तो वे सो एक्साइटेड, कह रहे अब क्या करूं इसका। तो वहां से वो कॉल करता है, अपने भाई को कॉल करता है, अपनी बहन को कॉल करता है, अपने दोस्तों को कॉल करता है। तो उसका जो एक्साइटमेंट लेवल होगा उस वक्त, द गोल्ड माइन इज देयर। अगर आपका वो एक्साइटमेंट लेवल है तो फिर ये प्रोडक्ट बिक जाए। So the selling, the shortest definition is a transfer of enthusiasm. कि आप एक चीज से कितने आप इम्प्रेस हैं और कितने enthusiastic हैं, वो आप अपने कस्टमर पे कितना उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ गया, एक बुक है 1 मिनट मैनेजर, पहले एक दफा हमने इस पे बात की हुई है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, अभी उसका एक नया वर्जन भी है 1 मिनट मैनेजर लेटेस्ट। तो take 1 minute to define goals of your team, take 1 minute for appreciation and 1 minute for reprimand. Reprimand के हमने practice भी बहुत किया है कि whenever you are reprimanding your team, first appreciate them and then tell them what is the area of improvement. It's not their personality, it's the act what they have done you differ with, and then you close with a sandwich approach, also appreciate them. तो उसमें एक बात और थी कि समटाइम क्या होता है कि टीम आपको बहुत ही अननेसेसरी चीजों के लिए इंगेज करती है। यानी एक काम जो आपका नहीं उसको करना चाहिए था, उसके पास अपडेटेड स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसके पास अपडेटेड नॉलेज, उसके पास अपडेटेड अपना टैब और जो भी उसको मटेरियल्स मिले हैं। तो व्हेनेवर टीम इज आस्किंग यू एनीथिंग, तो ये देखेंगे ये मंकी आपका है या उसका है। तो लोगों की आदत बहुत ज्यादा होती है कि आपकी टीम मेंबर्स जो हैं आपको नॉन इश्यूज में उलझा के रखते हैं और अपना मंकी जो है वो आपके कंधे पे बिठा देते हैं कि आप इसका टेक केयर करें। तो डिफरेंशिएट that it is his monkey or her monkey, they have to take care of themselves, ना कि आपने उसका लेना है। ये आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगा, क्योंकि आपको ऐसी गुफ्तगू में उलझा के, ऐसे कामों में उलझा के जो कि एक्चुअली उनके काम है, they have to do it by themselves। देखिए एक मैनेजर का काम ही है ट्रेन करना, वो आपको अगर उलझा रहा है किसी और चीज़ के अंदर तो उसको कहेंगे it's your monkey, it's not my monkey। प्रोडक्टिव डिस्ट्रैक्शन पे हमने बात कर ली है, 1-on-1 मीटिंग पे बात की है। आपकी देखिए आपकी सबसे ज़्यादा जेलिंग टीम के साथ कब होती है कि जब आप उनके साथ काम करते हैं। देखिए ना, आप सुबह निकले हैं, आपने दिन में उनके साथ काम किया है, आपने कहीं चाय पी, कहीं खाना खाया, कि उनके साथ बैठे, यू हैव मोर टाइम। The more time you spend with your team, the more close they are with you. But if you are an office manager, if you are just a telephone and WhatsApp manager, it's not working anymore. So try to spend more and more time with your team, because आपकी ट्रेनिंग का मेजर पार्ट जो है वो फील्ड के अंदर ही है। आपका मेजर पार्ट जो है वो ऑफिस के अंदर नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं है, वो आपके अदर टास्क मैनेजमेंट में नहीं है। ये हमारे एक दोस्त से बड़े पुराने, उनको ये एक सिंड्रोम हो गया था कि ही इज मैनेजिंग अदर थिंग्स। सो अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट आवर पार्ट राइट नाउ, बिकॉज योर ओनली जॉब इज दैट हाउ कम अ पर्सन परफॉर्म्स बेटर व्हेन ही इज 1-to-1 with the customer. This is our only task. Everyone sitting here, इसका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि उस प्रोडक्टिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। Right people in the right job, retain top producers and replace underperformers. Even they are chronic poor performers. Chronic poor performance आपको बहुत नजर आएंगे, आप दाएं में जब देखेंगे आपको नजर आ जाएंगे। तो आपका सबसे वैल्यूबल एसेट एज ए सेल्स मैनेजर, एज ए मिडल मैनेजर, एज ए टॉप लीडर क्या है कि व्हाट इज योर सेल्स स्टोरी। सेल्स स्टोरी मीन्स व्हाट द कंटेंट यू कैन प्रोड्यूस ऑन योर फिंगर टिप्स and what kind of presentation you produce in the chamber,
what kind of persuasion and probing questions you can do, what kind of a closing question you can do, और ultimately pre-call and post-call analysis आप कैसे कर सकते हैं। और याद रखें कि आपकी जो performance है वो depend करती है आपकी टीम के ऊपर, क्योंकि एक बंदा जो है जो कि 150 लोगों को डील कर रहा है वो 150 जगहों पे नहीं हो सकता। तो अनलेस वो उनको इनेबल नहीं करेगा, उनको डेलीगेट नहीं करेगा और इफेक्टिवली उनको ट्रेन नहीं करेगा, he cannot take the result out of them. So you as a person cannot reach everywhere, but your team can reach on your behalf, and your team is enabled and trained and motivated. Your role is just like a coach of a team. How should be a coach of the team is, and the coach cannot work in isolation. Coach cannot work on the text, WhatsApps, emails and telephone calls. Coach has to be present on the field, on the job. तो I hope so कि आज की हमारी डिस्कशन से हमने कुछ लर्न किया होगा, and we'll be able to develop successful teams, and successful teams will help us success more as an organization, as an individual. हम सब के what to earn goals होते हैं, but what to become goals नहीं होते। तो more important is कि हमें क्या बनना है, हमें एक बेहतर अच्छा कारामद इंसान बनना है, प्रोफेशनल बनना है जो कि कंट्रीब्यूट कर सके इस माशरे के अंदर, वैल्यू एडिशन के अंदर, इस कंपनी के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर। When you are successful, your kids are proud of you. When you are successful, your parents are proud of you. और एक अच्छे लीडर का और एक अच्छे मैनेजर का रोल जो है वही होता है जो एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप टोटलर को सिखाते हैं, टोटलर को आप सिखाते हैं इसको टच नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ये मुंह में चीज़ नहीं डालनी, लेकिन क्या टीनेजर को तो आप नहीं बताते कि नाइफ पे हाथ नहीं फेरना, अपने कट जाएगा, तो उसको कुछ और चीज़ें सिखाते हैं। तो इसी तरह से देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ योर टीम, एंड यू एज ए पेरेंट फिगर you let them teach to the level that they become independent professionals and they contribute better and better in your team member. So one liner I end up with this: your role as a leader is just like a parent. और पेरेंट सबसे ज़्यादा टेक केयर करते हैं अपनी टीम का और उसको बेहतर करते हैं और उसको हेल्प करते हैं, वहाँ उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको डेवलप करते हैं। और सिर्फ आपका बाप ये चाहता है कि आपका बेटा आपसे आगे बढ़े, दुनिया में और कोई ऐसा नहीं चाहता। थैंक यू।